Hello friend, myself Mitesh Rajput and I am welcoming you all on our YouTube channel. So friend, as we all know, Sanjay Malhotra has been appointed by the Government of India as RBI's new governor. So in this lecture, we are going to see the challenges and the expectation from our RBI's new governor. Okay. Likewise, Shaktikant Das, right? He is the governor of RBI बिफोर संजय मल्होत्रा. संजय मल्होत्रा के पहले जो शक्तिकांत दास जी है वो आरबीआई के गवर्नर थे और आरबीआई के गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो टेन्योर आपको पता है कि 3 साल का होता है और यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट क्या है, पॉसिबल है. मतलब एक बार आप 3 साल का टेन्योर पूरा करते हो तो आप रीअपॉइंट हो सकते हो. और शक्तिकांत दास जी ने एक बार 3 साल का टेन्योर पूरा किया था, फिर से उनको रीअपॉइंट किया गया था और अभी वो दूसरा टेन्योर भी उनका पूरा हुआ है. तो उसकी जगह पे अभी जो संजय मल्होत्रा जी है उनका अपॉइंटमेंट हुआ है आरबीआई गवर्नर की तरह, राइट. और ये 26 नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं जो शक्तिकांत दास जी है, वो 25 नंबर के आरबीआई गवर्नर थे, राइट. तो बेसिकली जो आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक है, उसके पास जो पावर होता है उस पावर का यूटिलाइजेशन वो कैसे कर सकता है और इसके साथ साथ में उसका महत्व क्या होता है. ये आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, तो जो आरबीआई के नए गवर्नर ये बने हैं तो इनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है और अगर वो उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने जाते हैं तो उसके सामने चैलेंजेस क्या क्या है, ये सब चीज़ की स्टडी आज क्या करेंगे हम, आज अपने इस लेक्चर में करेंगे, राइट. तो एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, है ना. जैसे कि आप सबको पता है कि ये चैनल जो है, राइट, स्पेशली जो जीपीएससी का एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में अपीयर करना चाहते हैं उनके लिए है. तो जो हमारी टर्मिनोलॉजी रहेगी वो पूरी इंग्लिश में रहेगी, जो एक्सप्लेनेशन होगा उसका भी मेजर पार्ट इंग्लिश में होगा, राइट. और मीनवाइल हम आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करा सके इसके लिए जो हिंदी होगा उसका भी यूज़ करेंगे. तो हिंदी और इंग्लिश इसमें हम क्या करेंगे, लेक्चर है इसको कवर करेंगे, राइट. और ख़ास करके जो इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम अपेयर करते हैं वो टॉकेटिव लैंग्वेज की तरह हिंदी ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. तो इसके लिए इसमें अपने गुजराती का कोई वर्ड यूज़ नहीं कर रहे. मीनवाइल आप गुजराती की राइट प्रिपरेशन करते हो, गुजराती की प्रिपरेशन इन द सेंस गुजराती मीडियम में जीपीएससी का एग्जाम अपीयर करना चाहते हो तो उसके लिए पहले से ही वेब संकुल क्या कर रहा है बहुत सारे आयोजन कर रहा है, राइट. और बहुत सारे लेक्चर उसके लिए वेब संकुल आपको प्रोवाइड करता ही रहता है. वेब संकुल ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ अगर आप जुड़े होंगे तो आपको इस बात का क्या होगा, ज्ञान होगा, ठीक है. तो गुजराती मीडियम के लिए तो बहुत सारा इनिशिएटिव है वेब संकुल का, तो इसीलिए अब वेब संकुल ने सोचा कि भाई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी क्या किया जाए, जीपीएससी में कोई नया इनिशिएटिव शुरू किया जाए जिससे उन लोग को भी क्या मिल सके, जो कोचिंग है हमारी उस कोचिंग का लाभ मिल सके. तो उसके उपलक्ष्य में ये क्या किया गया है, जो लेक्चर सीरीज है ये शुरू किया गया है और इसमें हम जीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, खास करके ऐसे टॉपिक जो करंट में है और जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ऐसे टॉपिक को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, है ना. जैसे कि मैंने पहला ही टॉपिक आरबीआई गवर्नर के ऊपर ले लिया. क्यों ले लिया, क्योंकि भाई अभी अभी क्या हुआ है, संजय मल्होत्रा जी का अपॉइंटमेंट हुआ है आरबीआई गवर्नर की तरह, राइट. तो ये न्यूज़ में है, आप सबने थोड़ा न्यूज़ में सुना होगा कि न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि करंट अफेयर्स की मैगजीन में पढ़ा होगा, बट प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके होंगे कि भाई आरबीआई गवर्नर का जो इंपॉर्टेंस होता है वो इंपॉर्टेंस क्या होता है, राइट. तो वो बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये लेक्चर है, लेक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है. तो चलो एकदम बेसिक से बात को शुरू करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यूनियन गवर्नमेंट नेम्स रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा एज आरबीआई गवर्नर, राइट. लाइक वैसे आपने खबर पता हो आप लोगों को कि ये संजय मल्होत्रा जी ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, राइट. आईएएस ऑफिसर थे और रेवेन्यू सेक्रेटरी थे. उनका ही अपॉइंटमेंट क्या हुआ है, आरबीआई के नए गवर्नर की तरह हुआ है. अब जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनकी जो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री चेक करते हैं. तो आरबीआई गवर्नर की हिस्ट्री चेक करें उससे पहला क्या होना चाहिए, जो आरबीआई की हिस्ट्री थोड़ी खबर होनी चाहिए, थोड़ी पता होनी चाहिए. जैसे कि आपको पता है कि 1926 में एक कमीशन था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंशियल सिस्टम. 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन बनाती है, उस कमीशन का नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंशियल सिस्टम. और इसके जो चेयरपर्सन है हिल्टन यंग. कौन थे, हिल्टन यंग. इसलिए इस कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन की तरह भी जाना जाता है, राइट. और ये हिल्टन यंग कमीशन
इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही क्या होता है, जो आरबीआई है, आरबीआई का फॉर्मेशन होता है। तो एक प्रीलिम का क्वेश्चन होता है कि भाई आरबीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट है, आरबीआई का जो फॉर्मेशन है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन करने से आया है, तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन से आया है, तो हिल्टन यंग कमीशन से आया है, राइट। और हिल्टन यंग कमीशन, राइट, इसकी रिकमेंडेशन से आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, तो आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1 अप्रैल 1935। 1935 है ना, आरबीआई बनाई जाती है। बट आरबीआई के पास कौन कौन से पावर होंगे, आरबीआई क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसके लिए आरबीआई का जो एक्ट होता है, राइट, वो एक्ट 1934 में ही पास होता है। बट ऑब्वियस है पहले एक्ट पास होगा, बाद में एस्टैब्लिशमेंट होगा। तो लाइकवाइज आपने पूछे, राइट, कि आरबीआई की जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, कौन से साल में हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, तो 1935। बट आरबीआई को जो पावर, राइट, दी गई है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट से की गई है, तो उसमें आरबीआई एक्ट 1935 नहीं, उसमें क्या होता है, तो उसमें आरबीआई एक्ट 1934 होता है। तो ये दोनों वस्तु आप ध्यान रखिएगा कि आरबीआई एक्ट 1934 से 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ऑसबर्न स्मिथ। कौन थे, सर ऑसबर्न स्मिथ। बट ऑब्वियस है ऑसबर्न स्मिथ तो क्या है, ब्रिटिश व्यक्ति है, इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति तो है नहीं। तो लाइकवाइज आपने पूछा कि फर्स्ट इंडियन जो आरबीआई का गवर्नर बना वो कौन है, तो फर्स्ट इंडियन जो आरबीआई का गवर्नर बना वो कौन है, तो दैट इज सीडी देशमुख, राइट। ही इज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ आरबीआई गवर्नर। अब आप जीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो जीपीएससी में जो गुजराती पर्सन है, गुजराती पर्सन का अलग से क्या होता है, एक इंपॉर्टेंस होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि द फर्स्ट गुजराती पर्सन नॉमिनेटेड एज गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो फर्स्ट गुजराती पर्सन की बात करें जो आरबीआई का गवर्नर बना है, तो उनका नाम है आईजी पटेल। और इनका टेन्योर उस समय का है जब क्या थे, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर, है ना। लाइक आपने को पता हो तो जनता दल की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो भी गुजराती थे, और आईजी पटेल जी भी गुजराती है ना। वो समय है 1977 से 1980। इस समय आरबीआई का गवर्नर और प्रधानमंत्री दोनों गुजराती थे। बीच में मोदी साहब के टाइम में भी क्या हुआ था, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। मोदी साहब तो अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी प्रधानमंत्री की तरह कंटिन्यू कर रहे हैं, बट उन्होंने रिजाइन कर दिया था। जो गवर्नर थे, उन गवर्नर का नाम होप सो आप सबको पता होगा, दैट इज उर्जित पटेल, है ना। तो उर्जित पटेल जी भी गुजराती है और मोदी जी भी गुजराती। ऐसा एक सिनेरियो पहले भी हो चुका था, राइट। बट इस सिनेरियो में गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर दोनों चले जाते हैं। दूसरे सिनेरियो में मोदी साहब तो रह गए, गवर्नर जी चले गए, ठीक है, ओके चलो। तो वो थे। अभी प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के आरबीआई गवर्नर है, तो 26 नंबर के आरबीआई गवर्नर है, राइट। तो ये तो गवर्नर की हिस्ट्री है, थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स में ऐसे क्या हो सकता है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है। इस फैक्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा और आप क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो कि लाइकवाइज आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1935, बट उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, है ना। आरबीआई कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में कब आई, है ना, राइट। नेशनलाइजेशन कब करने में आया उसका, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन करने में आया 1949 में। क्या कब करने में आया, 1949। तो 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। और जब उसका नेशनलाइजेशन हुआ तो आरबीआई की जो पावर है, वो पावर को क्या करने में आया, बढ़ाने में आया कि भाई चलो अब भारत में जितनी भी बैंकिंग से है सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम का सुपर रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन बनेगा, तो उस बैंकिंग सिस्टम का सुपर रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई बनेगा। आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो आरबीआई को ज्यादा पावर देने के लिए एक दूसरा एक्ट पास किया जाता है। उस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कौन सा एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। लाइकवाइज आपको पता है कि आपको अगर इंडिया में बैंक खोलनी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आरबीआई जो लाइसेंस देता है वो किस एक्ट के पावर से देता है, तो इसी एक्ट के पावर से देता है। लाइकवाइज आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन हो कि आरबीआई जो ग्रांट करता है बैंकों को लाइसेंस, उसका पावर उसे किस एक्ट से दिया गया है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और दूसरा जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी किस एक्ट की पावर से अनाउंस करता है, तो वो आरबीआई एक्ट 1934 है। मॉनेटरी पॉलिसी का पावर इस एक्ट से है
और लाइसेंस देने का पावर क्या है, इस एक्ट से है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से है, ये आप खास याद रखिए, राइट। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1935 में है और जो नेशनलाइजेशन है वो 1949 में है। फर्स्ट गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ, बट फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी.डी. देशमुख है, फर्स्ट गुजराती गवर्नर आई.जी. पटेल है और प्रेजेंट गवर्नर संजय मल्होत्रा जी है। एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन तो क्या होनी चाहिए, आपको पहले होनी चाहिए, राइट। आप सीधे आरबीआई का गवर्नर है, उसकी पावर फंक्शंस के ऊपर आप जाओ, उससे पहले इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए। इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको आरबीआई के फंक्शंस भी खबर होने चाहिए कि भाई आरबीआई क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ना, क्या क्या काम करता है। तो देखिए आरबीआई के काम की जो बात करिए आप, तो पहला है इशूअर ऑफ बैंक नोट्स। लाइकवाइज आपके पास कोई भी करेंसी नोट हो, इंडियन करेंसी नोट की बात हम कर रहे हैं, कोई भी करेंसी नोट मतलब डॉलर वॉलर लेके मत आ जाना, इंडियन करेंसी नोट हो, खाली वो 1 रुपए की डोमिनेशन वाली ना हो, उसके सिवाय कोई भी करेंसी नोट हो आपके पास, 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, 50 रुपए वाली, 100 रुपए वाली, राइट, 500 रुपए वाली, 1000 और 2000 की तो चलो अभी प्रिंट नहीं होती है, बट होती हो तो वो वाली भी, अगर पुरानी पड़ी हो तो वो वाली भी। अदरवाइज आपको पता है कि कहाँ तक की करेंसी नोट आ सकती है, तो 10,000 रुपीज तक की करेंसी नोट आ सकती है। समझो 10,000 वाली भी छपे तो कौन छापेगा, तो करेंसी नोट प्रिंट करने का काम किसका है, तो आरबीआई का है। ही इज द इशूअर ऑफ करेंसी नोट्स। और इसीलिए हर करेंसी नोट पे क्या होता है, आरबीआई गवर्नर का प्रोमिसरी नोट होता है ना। हर करेंसी नोट पे, 1 रुपए की करेंसी नोट को छोड़ के सब पे आप देखोगे क्या होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, वो आरबीआई गवर्नर का होता है, नीचे उनकी साइन होती है। 1 रुपए की नोट पे खाली आरबीआई गवर्नर की साइन नहीं होती है, जो फिनांस सेक्रेटरी होते हैं, राइट, उनकी सही होती है, उनकी सिग्नेचर होती है। बिकॉज 1 रुपए की नोट है, वो करेंसी नोट की तरह नहीं, वो कॉइन एजेस एक्ट जो है ना, मतलब जिसको आप सिक्के बोलते हो, सिक्के के हितरण कंसिडर किया जाता है, उसके तहत आ जाता है, राइट। इसलिए उस पर क्या नहीं होता है, आरबीआई के गवर्नर का इशू नहीं होता है सिग्नेचर। बाकी इशूअर ऑफ करेंसी नोट तो कौन है, वो तो आरबीआई है, इसलिए आरबीआई के गवर्नर इशू क्या करते हैं, जितनी भी करेंसी नोट है उस पर सिग्नेचर करते हैं, राइट। वो आपको खबर होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो इशूअर ऑफ बैंक नोट, राइट, बैंक नोट इशू करने का काम करता है आरबीआई। दूसरा क्या काम करता है, तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट की बैंक की तरह काम करता है। जैसे हमको पैसा चाहिए होता है तो हम कहाँ जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं। बैंक को पैसा चाहिए होता है तो कहाँ जाता है, तो वो आरबीआई के पास जाता है। ऐसे ही सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वो भी कहाँ जाता है, तो वो भी आरबीआई के पास जाता है। तो गवर्नमेंट की बैंक की तरह काम करता है, बैंकों की बैंक की तरह काम करता है आरबीआई, राइट। उसके साथ साथ कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेक्स है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो कौन मेंटेन करता है, तो वो आरबीआई मेंटेन करता है, वो आरबीआई के पास रहता है, राइट। क्योंकि बहुत सिंपल है, कोई भी विदेशी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो तो अपने देश की करेंसी लेके आएगी, बट यहाँ पे उसको एसेट्स खरीदने हैं तो उसको इंडियन करेंसी चाहिए, तो वो एक्सचेंज करने का काम कौन करेगा, वो आरबीआई ही करेगा। मीनवाइल यहाँ से कोई अपनी कंपनी बेच के जा रहा है तो उसको मिले हैं रुपए और उसको चाहिए अपने देश की करेंसी, तो वो भी एक्सचेंज करने का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। तो आरबीआई क्या कर रहा है, एक्सचेकर का काम कर रहा है यहाँ पे, और एक्सचेकर का काम क्या कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मैनेज करने का काम भी किसका होता है, तो आरबीआई का होता है, राइट। इसके साथ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब बैंकों के लिए, राइट, सरकार के लिए, जो बैंकिंग व्यवस्था में बोले अपने कि भाई बड़े से बड़ी बैंक कौन है जिससे उसको लोन मिलेगा, तो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑफ आरबीआई, है ना। तो आरबीआई इज वर्किंग एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसके साथ साथ आरबीआई कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई, इसका भी काम करता है। अब देखिए ये जो चीजें हैं ये तो इजिली अपने अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई ये क्या होता है और इसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। तो बेसिकली लेक्चर की स्टार्टिंग में जो हमने बात की थी कि भाई आरबीआई क्या अनाउंस करता है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए अनाउंस करता है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को ही कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, अनाउंस करता है। मनी सप्लाई, राइट, क्या होता है कि मार्केट में जो मनी का फ्लो है, राइट, उसको बढ़ाया जा सकता है या उसको घटाया जा सकता है, किसके माध्यम से, तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। और इसी मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से मनी सप्लाई को बढ़ा के या घटा के जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास आरबीआई द्वारा किया जाता है ना।
आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करती है, राइट, उसका टारगेट है कि उसको इन्फ्लेशन क्या रखना है, उसको इन्फ्लेशन 4% रखना है। कितना परसेंट? 4%। अब एग्जैक्ट तो 4% हो नहीं सकता है, तो उसमें ±2% का एरर होता है कि भाई चलो 2% ज़्यादा हो जाए तो 6%, अदरवाइज 2% कम हो जाए तो 2%, मतलब 2 to 6% उसको क्या करना है, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट रखना है 2 से 6% के बीच में रखना है। और इन्फ्लेशन रेट के लिए जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स कौन सा है? तो वो इंडेक्स है CPI। कौन सा इंडेक्स है? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। अभी शक्तिकांत दास जी का टेन्योर पूरा हुआ, राइट। उससे पहले शायद ऐसी चर्चा भी थी कि भाई एक और एक्सटेंशन मिलेगा शक्तिकांत दास जी को, पर मिला नहीं। क्यों नहीं मिला मालूम है? इसलिए नहीं मिला क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और शक्तिकांत दास जी, इनके बीच थोड़ी टसल क्रिएट हो गई, राइट। लाइकवाइज गवर्नमेंट की इच्छा क्या थी? तो गवर्नमेंट की इच्छा थी कि भाई क्या हो, जो इकोनॉमी का ग्रोथ ज़्यादा हो, राइट। हमारी ग्रोथ रेट अच्छी हो, हमारी GDP बढ़े। अब ग्रोथ रेट अच्छी कैसे होगी, GDP कैसे बढ़ेगी? जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, है ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो GDP बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब इंडस्ट्री बढ़ेगी। इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी? जब इंडस्ट्रीज को क्या मिलेंगे? चीप रेट्स पे लोन मिलेंगे। चीप रेट्स पर लोन अवेलेबल होंगे तो वो लोन लेगा, और लोन लेके इंडस्ट्री का एक्सपांशन करेगा। एक्सपांशन करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे हम बोलेंगे कि भाई क्या हो रहा है, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट की इच्छा है कि भाई जो क्रेडिट हो, क्रेडिट चीप रेट्स पे अवेलेबल हो। अब क्रेडिट चीप रेट्स पे अवेलेबल हो, इसके लिए आरबीआई काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है? तो बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी वो अनाउंस करता है, हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जाती है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी में वो 6 रेट अनाउंस करता है। कितने रेट अनाउंस करता है? 6 रेट अनाउंस करता है। और वो 6 रेट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, राइट, बैंक रेट, राइट, उसके साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट, कैश रिजर्व रेशियो, राइट, कैश रिजर्व रेशियो, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये 6 रेट अनाउंस कर रहा है। और इस 6 रेट के माध्यम से क्या किया सकता है? जो क्रेडिट है, क्रेडिट को सस्ता भी किया जा सकता है और क्रेडिट को महंगा भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इसके लिए थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन हम इन सब रेट्स की लेंगे, है ना। मेन ये रेट्स मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा बिकॉज इस लेक्चर का मेन पर्पस है कि संजय मल्होत्रा से एक्सपेक्टेशन क्या है वो है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी तो आगे जाके अगर हम बैंकिंग का क्या लेते हैं, लेक्चर लेते हैं, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। बट संजय मल्होत्रा साहब से जो एक्सपेक्टेशन है और उसको फुलफिल करने के लिए उनके पास क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो समझने के लिए एटलीस्ट आपको क्या होना चाहिए, इन रेट का बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ही आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको क्या करेंगे, अभी आपको प्रोवाइड करेंगे। आगे जाके अगर हम बैंकिंग सिस्टम का लेक्चर लेते हैं तो उसमें हम डिटेल में इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो लाइकवाइज पहली रेट रेपो रेट, फर्स्ट रेट इज रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? एज यू ऑल नो, आरबीआई वर्किंग एज ए बैंक ऑफ बैंक्स। So if any bank needs credit, if any banks need loan, they have to go with RBI, right? किसी भी बैंक को लोन चाहिए तो उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? RBI के पास जाना पड़ेगा। अब RBI किसी भी बैंक को लोन देती है तो फ्री में तो देती नहीं है। जैसे आप भी किसी भी बैंक से लोन लेते हो तो फ्री में तो आपको मिलता नहीं है, बदले में आपको क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो सेम RBI भी किसी बैंक को लोन देगी तो फ्री में देगी नहीं, उस बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को, आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब कोई बैंक आरबीआई से क्या करती है? शॉर्ट टर्म लोन लेती है। कैसा लोन लेती है? शॉर्ट टर्म लोन लेती है। तो शॉर्ट टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है आरबीआई बैंकों को, उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द अदर बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए जिस रेट पे मनी लैंड करती है आरबीआई दूसरी बैंकों को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिसेंटली जो नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस किया है, दिसंबर वाली, लास्ट वाली मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें नो चेंज रखा है रेपो रेट को। 6.5% क्या है? रेपो रेट है, राइट। अब किसी बैंक को क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए लोन नहीं चाहिए, है ना।
ओवरनाइट लोन चाहिए। ओवरनाइट लोन मतलब कैसा, आज आप दो कल हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो ओवरनाइट लोन पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है आरबीआई, उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओवरनाइट लोन के लिए। इन सब में दूसरे भी डिफरेंस होते हैं, मैं आपको बोला कि डिफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा है रेपो रेट में, एमएसएफ में, बट अभी तो खाली मैं आपको उसको टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, बिकॉज उससे ही अपना काम चल जाएगा। बाकी जिस दिन हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे वो तो बहुत डिटेल में जो है देखेंगे इसमें, है ना, टी बिल्स वो सब भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ओवरनाइट लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो क्या है? वो एमएसएफ है। कोई बैंक लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेता है? आरबीआई से लोन लेता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लेता है उसके ऊपर आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो क्या है? तो वो बैंक रेट है, दैट इज बैंक रेट। ओके, द रेट at which RBI lends money to the other banks for long term. What is SLR and CRR? So SLR is statutory liquidity ratio. CRR, that is cash reserve ratio. What is cash reserve ratio and statutory liquidity ratio? So these are not interest rate, right? These are the ratios of RBI's NDTL, right? Any bank's NDTL. Likewise कोई भी बैंक है, तो कोई भी बैंक के पास डिपॉजिट आ रहा है, तो जितना डिपॉजिट बैंक के पास आएगा लगभग उतना क्या बनता है? उसका एनडीटीएल बनता है। एनडीटीएल जिसका पूरा नाम फुल फॉर्म नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है। अब एनडीटीएल का पूरा कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन तो यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है नहीं, अभी उसकी जरूर भी नहीं है, बट इन केस मैंने आपको बोला ना, अगर बैंकिंग व्यवस्था का हम लेक्चर आगे लेते हैं तब उसको डिटेलिंग करेंगे। आज तो हमको संजय मल्होत्रा जी को देखना है, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो देखना है। तो उसके लिए आप खाली इतना समझिए कि समझिए कोई बैंक है, उस बैंक के पास जितना डिपॉजिट आ रहा है लगभग उतना ही क्या हो जाता है? लगभग उसका ही उसका एनडीटीएल हो जाता है। तो समझिए कोई बैंक के पास 100 करोड़ रुपीस डिपॉजिट हो रहा है, तो 100 करोड़ रुपीस डिपॉजिट हो रहा है तो उसका एनडीटीएल लगभग कितना हो गया? तो अप्रोक्सीमेशन में 100 करोड़ रुपीस हो गया। अब इस 100 करोड़ रुपीस को पूरा का पूरा लोन के ऊपर कोई बैंक चला सकता नहीं है। इस 100 करोड़ रुपीस का एक प्रपोर्शन आपको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ेगा। और कोई बैंक अपने एनडीटीएल का जो प्रपोर्शन आरबीआई में डिपॉजिट करता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सीआरआर। क्या बोलते हैं? सीआरआर। समझिए कोई बैंक के पास क्या आया? 100 करोड़ रुपए आया। अब 100 करोड़ रुपए में से उसको 4 करोड़ रुपए, कितने? 4 करोड़ रुपए कैश के स्वरूप में, ओनली एंड ओनली इन कैश फॉर्म, कैश फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? उसको आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सीआरआर। तो सीआरआर अभी कितने परसेंट है? 4% है। 4.5% था, बट अभी दिसंबर की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें ही क्या किया गया है? उसको 0.5% घटाया गया है। एसएलआर क्या होता है? तो एसएलआर ये भी एनडीटीएल के ऊपर ही गिना जाता है, बट एसएलआर बैंक को पोतानी पासे रखना होता है, खुद के पास रखना होता है। जैसे कोई बैंक है, उस बैंक के पास 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए, तो 4 करोड़ तो आरबीआई को दे दिए सीआरआर के स्वरूप में, और उसका 18%, 100 करोड़ का 18% कितना हुआ? तो 18 करोड़। 18 करोड़ बैंक को अपने पास रखना होगा, पर अपने पास जो ये रख रही है ये कैश के स्वरूप में रखे हो जरूरी नहीं थी। एसएलआर आप क्या कर सकते हो? कैश के स्वरूप में, उसके साथ साथ गोल्ड के स्वरूप में, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट बॉन्ड भी आ जाते हैं, टी बिल्स भी आ जाते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड टी बिल्स में क्या डिफरेंस है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम कभी देखेंगे तो देखेंगे। तो कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के स्वरूप में बैंक को अपने पास रखना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर अभी कितना परसेंट है? तो 18% है। कितना परसेंट है? 18%। और आपको पता है कि एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से क्या होते हैं? ज्यादा ही होते हैं। कितना ज्यादा? तो 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो जो 6.5% है, तो ये कितने हैं? 6.75%। रिवर्स रेपो रेट क्या है? लाइकवाइज if RBI lends money to the other bank, then he charge interest to the other bank. But if RBI borrows money from the other bank, then RBI pays interest to the other bank. है ना? सेम है ना? जैसे आप किसी बैंक को क्या करते हो? पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, और आप बैंक से लोन लेते हो तो आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो। सेम वस्तु आरबीआई का भी। आरबीआई भी क्या है? बैंकों की बैंक है। तो आरबीआई जो बैंक को लोन दे रही है तो इंटरेस्ट लेगी, और किसी बैंक से पैसा ले रही है तो इंटरेस्ट देगी। तो आरबीआई जिस रेट से क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है बैंकों को,
उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। द रेट एट विच आरबीआई पेज इंटरेस्ट टू द अदर बैंक ऑन देयर मनी। तो जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितने परसेंट है? तो दैट इज 3.35%। कितने परसेंट है? 3.35%। तो ये सिनारियो है रिसेंटली जब संजय मल्होत्रा जी आरबीआई गवर्नर का चार्ज ले रहे हैं, तो सिनारियो कैसा है? सिनारियो ऐसा है, रेपो रेट 6.5% है, बैंक रेट 6.75% है, एमएसएफ 6.75% है, सीआरआर 4% है, एसएलआर 18% है और रिवर्स रेपो रेट 3.3% है, 35% है। ठीक, ये सिनारियो है। गवर्नमेंट की इच्छा क्या है? गवर्नमेंट की इच्छा है कि एटलीस्ट आप क्या करो, रेपो रेट को ग्रेजुअल बेसिस पे, ग्रेजुअल बेसिस मतलब एक साथ ही कट कर दो, इतना नहीं जरूरी है, आप धीमे धीमे भी कट कर सकते हो। इसको ग्रेजुअल बेसिस पे कट करके 6% से नीचे लेके आओ। राइट, ये गवर्नमेंट की इच्छा है। क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब रेट कट हो जाए? राइट, इसलिए चाहती है क्योंकि ये सब रेट और मनी सप्लाई, उसके बीच क्या है? उसके बीच इनवर्स रिलेशन है। मनी सप्लाई मतलब मार्केट में जो पैसा जा रहा है उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। बहुत सिंपल सा रिलेशन है। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक, तो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब बैंक किस हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा? बैंक उस हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा जिस हिसाब से बैंक को लोन मिल रहा है। बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, अब आरबीआई उसको रेपो रेट चार्ज कर रहा है, रेपो रेट ज्यादा है तो आपके लोन का भी क्या होगा? इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। इन केस बैंक के लिए रेपो रेट घटा देगी आरबीआई, तो बैंक आपके जो लोन है उस लोन के ऊपर भी क्या करेगा? जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट घटा देगा, है ना। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके किसी रिलेटिव ने या आपके फादर ने, है ना, होम लोन या कोई लोन लिया होगा, तो उसमें भी दो प्रकार की लोन होती है। एक होती है फिक्स रेट लोन, एक होती है फ्लोटिंग रेट लोन। फ्लोटिंग रेट लोन में क्या होता है कि वो रेपो रेट से लिंक होता है। इनकेस रेपो रेट बढ़ गया मतलब बैंकों के लिए लोन की रेट बढ़ गई, तो आपके लिए भी क्या कर देगी? वो रेट बढ़ा देगी, आपका ईएमआई बढ़ जाएगा। इनकेस रेपो रेट घट गई तो बैंक क्या करेगी? आपका भी जो ईएमआई है उसको घटा देगी, क्योंकि बैंक के लिए लोन सस्ती हुई है तो आपके लिए भी सस्ती कर देगी। इस प्रोपोर्शन में वो चलता है। फिक्स रेट वाली क्या होती है कि जब आप लोन ले रहे हो उस समय जो इंटरेस्ट रेट आपको बोली गई थ्रू आउट वही चलेगी, फिर वो रेपो रेट के हिसाब से ऊपर नीचे होगी नहीं। पर जो फ्लोटिंग रेट वाली है वो क्या होती है? ऊपर नीचे होती है। राइट, और सीधी रेपो रेट क्या करती है? मनी सप्लाई को अफेक्ट कर जाती है। क्यों कर जाती है भाई? लाइकवाइज क्या हो गया? लाइकवाइज रेपो रेट बढ़ गया तो बैंकों के लिए लोन महंगा हो गया, बैंकों के लिए लोन कॉस्टली हुआ है तो आपके लिए कॉस्टली कर देंगे। आपके लिए कॉस्टली होगा तो आप क्या ज्यादा लोन लोगे कि कम लोन लोगे? बट ऑब्वियस है आप कम लोन लोगे। अब कम लोन लोगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, मनी सप्लाई घट जाएगा। और अगर आप क्या कर रहे हो, बैंक से सस्ती लोन मिल रही है आपको, तो आप ज्यादा लोन ले रहे हो, ज्यादा लोन ले रहे हो तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रहा है। राइट, तो इस तरह से मनी सप्लाई का और इन रेट का क्या है? सीधा रिलेशन है कि ये रेट मतलब इनवर्स रिलेशन है कि अगर ये सब रेट बढ़ती है तो मनी सप्लाई घट जाता है, और ये सब रेट घटती है तो मनी सप्लाई क्या होता है? बढ़ जाता है। अब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है तो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जिसको सामान्य भाषा में आप महंगाई की तरह जानते हो, राइट, तो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड और सप्लाई के रूल पे चलता है ना। जो मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो क्या होती है? इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो गवर्नमेंट और आरबीआई का गवर्नर, है ना, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो कहाँ डिफर कर रहा है? वो यहीं पे डिफर कर रहा है, यहीं पे डिफर कर रहा है। आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना है? मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। क्या करना है? मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है ना, जैसे कि हमारी बात अभी हुई। राइट, ये तो ये 6 मंथ है, जैसे मैंने बोला आपको हर 2 महीने पे क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होती है। तो अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? शुरू होगा, तो अप्रैल में आएगी, अप्रैल और मई के लिए, फिर जून में आएगी, जून और जुलाई के लिए, फिर अगस्त में आएगी, अगस्त और सितंबर के लिए, फिर अक्टूबर में आएगी, अक्टूबर और नवंबर के लिए, अभी दिसंबर वाली आई है, दिसंबर और जनवरी के लिए, फिर फरवरी आएगी, फरवरी और मार्च के लिए। इस तरह से अभी दिसंबर वाली आई है। ठीक, तो वो हम यहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं कि कब कब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होता है। और अभी मैंने आपको ये सिखाया कि इनवर्स रिलेशन है पॉलिसी रेट का और इन्फ्लेशन का, है ना। इनकेस पॉलिसी रेट बढ़ी मतलब रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट और उसके साथ रिवर्स रेपो रेट, ये चारों रेट लिंक होता है ना। खाली रेपो रेट ही चेंज करोगे तो जितना चेंज रेपो रेट में हुआ है उतना चेंज रिवर्स रेपो रेट में, एमएसएफ में, बैंक रेट में हो जाएगा।
चारों इंटरेस्ट रेट क्या है, लिंक्ड है। बाकी SLR और CRR पॉलिसी रेट में लिंक नहीं, क्यों नहीं लिंक है, क्योंकि वो क्या है, वो इंटरेस्ट रेट नहीं है, वो तो क्या है NDTL का रेशियो है, बट इफेक्ट उसका भी सेम ही आता है, राइट। इन केस पॉलिसी रेट बढ़ती है, मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, बैंक रेट जो बढ़ता है तो इन्फ्लेशन घटता है। क्यों, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई घट जाएगा, क्योंकि बैंकों के लिए लोन महंगी हो गई, और बैंकों के लिए लोन महंगी हो गई तो उसने आपके लिए लोन महंगी कर दी, आपके लिए लोन महंगी कर दी तो आपने कम लोन ली तो डिमांड घटी तो इन्फ्लेशन घटा। और अगर पॉलिसी रेट घटता है तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस है डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो RBI के गवर्नर जी का है ना, खास करके शक्तिकांत दास जी का, संजय मल्होत्रा जी का क्या कहना है वो तो अभी किसी को नहीं पता है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, जब अपॉइंट हुए RBI के गवर्नर तो उन्होंने की, और उसमें उन्होंने यही बोला कि आई एम न्यू टू दिस पोस्ट एंड आई एम लर्निंग द बेसिक्स ऑफ दिस। भाई बेसिक्स क्या है ना, कितना बड़ा स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर मतलब कितने लोग अफेक्ट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, वो सब मैं प्रॉपरली समझ लूंगा, फिर मैं आपको अपना स्टांस कहूंगा कि मेरा स्टांस क्या है। अभी तो इट इज टू अर्ली टू से, राइट। तो अभी वो क्या करने वाले हैं, वो तो क्या किया है उन्होंने, हिडन ही रखा है, वो तो हमको टाइम ही आंसर करेगा। पर 6 साल से क्या है, शक्तिकांत दास जी गवर्नर थे RBI के, तो उनका पर्सपेक्टिव तो खबर है हमको, राइट। क्या पता है उनका पर्सपेक्टिव, कि उनका पर्सपेक्टिव है कि भैया RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, और अगर रेपो रेट घटता है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है ना। हमने बताया कि भाई क्या है, इनवर्स रिलेशन है, पॉलिसी रेट घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो वो रेपो रेट घटाने के बिल्कुल फेवर में नहीं, लास्ट 6 से 7 पॉलिसी से न्यूट्रल स्टैंड रख के वही का वही रेपो रेट चला आ रहा है 6.5%, कोई भी कट डाउन उसमें किया नहीं। इसलिए नहीं किया क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो क्या नहीं है, वो एकदम फेवरेबल रेंज में नहीं है। इन्फ्लेशन 2 से 6% की रेंज में हो, उसके बाद तो ये सोच सकते हैं। बट जो CPI इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बोला कि वो कितना आया, तो 6.2% आया। उन्होंने कहा, शक्तिकांत दास जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई जो इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता हमारा इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो हमारी रेंज से बाहर है। और ऐसी स्थिति में अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर हम रेपो रेट घटा रहे हैं तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि भैया कंजप्शन बढ़ जाएगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस है क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसलिए हम नहीं घटा रहे। हाँ, बट एक क्या किया उन्होंने, एक बोल सकते हैं ना कि रिलीफ दिया। जो कैश रिजर्व रेशियो है जो 4.5% था, उसको उन्होंने 4% किया, उसमें कट डाउन किया कि चलो अगर आपके पास क्या आ रहा है, 100 करोड़ डिपॉजिट आ रहा है, तो पहले आपको क्या करना पड़ता था, 4.5 करोड़ देना पड़ता था। अब 4.5 करोड़ नहीं देना पड़ेगा, खाली 4 करोड़ ही देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा 50 लाख जो बैंक को RBI में डिपॉजिट करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ेगा, और बैंक क्या कर सकती है, उसको क्रेडिट की तरह यूज कर सकती है, मार्केट में लोन की तरह दे सकती है। तो मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, राइट। इस तरह से CRR कट डाउन किया, बट CRR से भी ज्यादा अफेक्ट तो कौन करता है, रेपो रेट करता है ना। रेपो रेट तो डायरेक्टली क्या होती है, लोन की रेट ही डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट की इच्छा थी कि भाई रेपो रेट घटा दें, जिससे क्या हो जाए, इंडस्ट्री के लिए लोन सस्ती हो जाए, बट उन्होंने किया नहीं। उन्होंने इन्फ्लेशन को क्या बोल दिया, मेन ऑब्जेक्टिव बोल दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ के लिए नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है। ग्रोथ के लिए तो आपका फिजिकल पॉलिसी होता है, आप फिजिकल पॉलिसी से देख लीजिए ना। व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी इज, वो हम क्या करेंगे, जब बजट के लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। बट गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होती है। मॉनेटरी पॉलिसी तो इन्होंने बोला कि भाई क्या है, इन्फ्लेशन ओरिएंटेड है, तो मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने दो, वो तो रेंज के बाहर है, अब मैं नहीं घटा सकता। इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से समझो क्लैश ही हो गया। इसी के कारण उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ फिर से, और नए गवर्नर को लेके आई RBI के गवर्नमेंट, संजय मल्होत्रा जी को। और संजय मल्होत्रा से एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या करे, ये रेपो रेट कट डाउन करे। अब जो देखो प्रॉब्लम यही है ना, रेपो रेट अगर कट डाउन होगा तो बट ऑब्वियस है कि क्रेडिट थोड़ा सस्ता होगा। अब क्रेडिट थोड़ा सस्ता होगा तो गवर्नमेंट का भी पर्सपेक्टिव ठीक ही है कि इंडस्ट्री को जो सस्ती लोन मिलेगी तो ही वो क्या करेंगे, एक्सपांशन करेंगे। जो सस्ती लोन नहीं मिलेगी तो फिर जितने भी एंटरप्रेन्योर है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या नहीं करेंगे, इतना एक्सटेंसिव एक्सपांशन नहीं करेंगे। और एक्सपांशन नहीं होगा तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो पर्सपेक्टिव भी ठीक है, और ये पर्सपेक्टिव भी शक्तिकांत दास जी का क्या नहीं है, गलत नहीं है कि अगर मैं रेपो रेट घटाता हूँ, राइट, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो मनी सप्लाई इंडस्ट्री के पास जा रही है, इसकी क्या गारंटी है,
कॉमन मैन है, कॉमन मैन जो लोन लेता है तो उससे तो इंडस्ट्री खोलता नहीं है, उससे तो कंजप्शन लोन की तरह यूज करता है, वो टीवी खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, ये सब वस्तुएं खरीदना शुरू करता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, सीपीआई इंडेक्स उछल जाता है। तो दोनों खुद के पर्सपेक्टिव में ठीक ही है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गवर्नमेंट का अप्रोच है वो ज़्यादा बेटर लगता है पर्सनली मुझे। पीयूष गोयल जी को भी यही लगता है। लाइकवाइज उन्होंने भी बोला कि मुझे नहीं पता कि रेपो रेट से क्या हो जाएगा, टमाटर और प्याज कैसे महंगा हो जाएगा, राइट। कि आप रेपो रेट घटा दोगे तो टमाटर और प्याज महंगा हो जाएगा, राइट। ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई लोन लेके तो टमाटर प्याज नहीं खरीद रहा है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो सैंपल साइज होती है, मतलब जिस वस्तु के प्राइस के हिसाब से क्या किया जाता है, कितना इन्फ्लेशन रेट निकल रहा है वो निकाला जाता है, उसकी सैंपल साइज में, सीपीआई की सैंपल साइज में कि सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, और सारे फूड प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ेंगे तो सीपीआई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऐसा है। तो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि यार कोई लोन लेके थोड़ी फूड प्रोडक्ट्स खरीदता होगा, पर खाली फूड प्रोडक्ट्स थोड़ी होते हैं सीपीआई में, जो कंज्यूमर गुड्स है वो भी सब होते हैं, तो वो तो लोन लेके खरीद ही सकता है। तो हो सकता है उनको सीपीआई के विषय में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं हो, भले मंत्री बन गए हो, तो ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आप टमाटर महंगा होगा, प्याज महंगा होगा तो ही इन्फ्लेशन है, ऐसा नहीं। कंज्यूमर गुड्स भी महंगे होंगे तो भी इन्फ्लेशन बढ़ ही जाएगा, राइट। बट इतना नहीं बढ़ेगा जितना क्या किया जा रहा है, डराया जा रहा है, राइट। बट ऑब्वियस है लोन जो लिया जाता है वो खास करके इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया जाता है, राइट। आप भी लोन लोगे तो उससे क्या लोगे, मकान लोगे ना। इंडस्ट्री वाला लोन लेगा तो क्या करेगा, उससे इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट करेगा। तो ये जो लोन है, ये लोन क्या है, इन्वेस्टमेंट लोन है। ये अगर बढ़ रही है, आरबीआई रेपो रेट घटा रहा है जिससे लोन सस्ती हो रही है, और उस लोन में ये लोन का प्रमाण बढ़ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, ये तो ग्रोथ में क्या करेगा, मदद करेगा। बट इंडिया में अभी कल्चर क्या है, इंडिया में अभी कल्चर कंजम्पशन लोन का है। क्रेडिट लोन लेते हैं लोग, राइट। क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेते हैं, 30-35% इंटरेस्ट रेट होता है क्रेडिट कार्ड के लोन पे, उससे घूमने निकल जाते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। ये सब कंजम्पशन लोन है। कैसी लोन है, कंजम्पशन लोन। आरबीआई की यही चिंता है कि भैया जो ट्रेंड है वो इन्वेस्टमेंट लोन का नहीं, वो कंजम्पशन लोन का है। कंजम्पशन लोन बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में मैं रेपो रेट घटाता हूं तो और भी कंजम्पशन लोन बढ़ जाएगा, जो और भी इन्फ्लेशन को क्या करेगा, डैमेज करेगा और बढ़ा देगा उसको। तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, राइट। बट अभी जो ग्लोबल सिनेरियो है, ग्लोबल सिनेरियो में कैसा है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट की तरह कौन आ गए हैं, तो ट्रम्प साहब आ गए। तो ट्रम्प साहब तो क्या करने वाले हैं, टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी उन्होंने कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाते तो हमारे ऊपर क्यों लगाता है, वो लगाएगा तो हम भी लगाएंगे। चाइना की जितने भी गुड्स है उसके ऊपर वो टैरिफ लगाने वाले हैं। तो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा चाइना में, तो चाइना वाले स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहे हैं। स्टिमुलस पैकेज मतलब उनकी जो इंडस्ट्री है उनको वो लोग सब्सिडी और दूसरी क्या करने वाले हैं, जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी चाइना की इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिल रहा है, उनको स्टिमुलस पैकेज मिल रहा है, तो इंडिया में भी क्या करना होगा, आपको इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होगा। और वो सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की इच्छा है कि क्या हो, इनको सस्ता क्रेडिट मिले, उसके लिए वो आरबीआई की तरफ देख रही है। बट आरबीआई के अपने हाथ ऊंचे कर रही है, राइट। हैंड्स अप शक्तिकांत दास, आई कांट हेल्प यू, राइट, आई कांट डिक्रीज द रेपो रेट। So government said to him that if you can't decrease the repo rate, we can appoint new RBI governor and say goodbye to you. Goodbye बोल के नया RBI गवर्नर लगा दिया। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये रेपो रेट घटाएंगे, और लगता भी है। लाइकवाइज गवर्नमेंट के क्या रह चुके हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो प्रो गवर्नमेंट अप्रोच होगा ऐसा लगता भी है। और आगे जाते आपको लग सकता है कि भाई क्या हो, जो रेपो रेट है, आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इंस्टेंट नहीं घटा, समझो फरवरी मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं घटा तो अप्रैल तक ऑलमोस्ट तो घटेगा ही, तो घटे भी, राइट। पर अगर ये घटेगा तो चैलेंज है संजय मल्होत्रा जी के सामने कि भाई जो लोन बढ़ने का ट्रेंड है उस ट्रेंड में ये इन्वेस्टमेंट लोन बढ़े उसका प्रयास ज़्यादा करे, और कंजप्शन लोन घटे उसका प्रयास क्या करे। ये उनके लिए एक चैलेंज रहेगा। एक्सपेक्टेशन तो जो है वो यही है कि भाई क्रेडिट सस्ता करेंगे, राइट, इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में मदद करेंगे। पर ये करने में चैलेंज ये भी है कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, राइट। तो ये पर्सपेक्टिव है अपना संजय मल्होत्रा जी का, जो मैंने आपको बताया किस पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट उनको क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है। होप सो जो ये मॉनेटरी पॉलिसी का हमने लेक्चर लिया है और आरबीआई के गवर्नर का लेक्चर लिया है, ये आपको अच्छा लगा होगा, राइट। आपको समझ में आया होगा कि संजय मल्होत्रा जी से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चैलेंजेस है, और थोड़ा बहुत आप इकोनॉमी में क्या समझ सके होगे, जो इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, उन सब का क्लैशेस समझ चुके होगे, राइट। कैसे आरबीआई और गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश करता है, ये भी हमने समझाने की आपको कोशिश की है, राइट। फर्स्ट लेक्चर है,
तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी की जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मैंने डिटेल में नहीं की, बिकॉज उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को डिटेल में करता है तो वो थोड़ा हैवी होता है स्टार्टिंग में। तो एक बार थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा सब्जेक्ट में आपका, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक वाइज डीपन जाएंगे। अभी तो इकोनॉमिक्स में आने वाले भी 2-3 लेक्चर में हम यही ट्राई करेंगे कि जो न्यूज़ करंट अफेयर्स में आ रहा है, उस न्यूज़ को लेकर जो इशू है, उस इश्यू को हम क्या करें, एड्रेस करें, जिससे आपका थोड़ा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो। और एक बार इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट। इंटरेस्टिंग लगता है तो ही आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, नहीं तो पढ़ ही नहीं सकते। तो वो करने का प्रयास है अभी, राइट। हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लगता हो तो आप जरूर इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट भी करिए। और आपके कोई सजेशंस हो इस सीरीज को लेकर के, राइट, तो वो भी आप बताइए। वी विल ट्राई कि आपके जो सजेशन है उस सजेशन को हम क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।